मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। गैरसैंण चमोली में पौधा लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम देवदार का पौधा लगाया और अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हुआ, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा गैरसैंण परिसर में प्रभारी ने 4000 पौधे लगाए। सीएम धामी ने प्रभारी की सराहना कर आभार भी व्यक्त किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण भरारी सैंड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम देवदार का पौधा लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ जन सहयोग भी लिया गया। विधानसभा गैरसैंण भरारी सैंड के प्रभारी शेखर पंत ने विधानसभा परिसर में 4000 फलदार पौधे लगाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल, मदन सिंह बिष्ट, हरीश धामी, आदेश चौहान, मनोज तिवारी, विधानसभा भरारी सैंड के प्रभारी शेखर पंत भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अनुच्छेद 370 को वापस लाने और अलगाववाद को नया रूप देने की मंशा है और इसलिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव से पूर्व गठबंधन किया है। कांग्रेस की इस विभाजनकारी सोच का दुष्परिणाम हिंसा और आतंकवाद के रूप में पूरा देश भुगत चुका है और एक बार फिर ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना जिनकी पाक परस्ती और अलगाववादी सोच से पूरा देश परिचित है, कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा को दर्शाता है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को
फिर से वहाँ पर लाने का समर्थन करते हैं। इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भरमजाल इन्होंने फैलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? उधर देहरादून में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ ने मकान में छापा मारकर ये कार्रवाई की। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एक्शन लिया गया। उधम सिंह नगर से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में नकली शराब और रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एसटीएफ ने मकान में छापा मारकर ये कार्रवाई की। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत ये एक्शन लिया गया। उधम सिंह नगर से एक अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी मात्रा में नकली शराब, रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। देहरादून में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने मकान में छापा मारकर यह कार्रवाई की। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एक्शन देखने को मिला है। उधम सिंह नगर से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ी मात्रा में नकली शराब और रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया है। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पर रेड की गई और वहां पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहां पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं। और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहां पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाएगी। उधर रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया। अवैध खनन से भरी हुई गाड़ियों को छुड़वाकर माफिया ले गए। तो सुरक्षा बल की टीम कोतवाली गंगनहर पहुंची। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन से भरी हुई गाड़ियों को छुड़वाकर माफिया ले गए। सुरक्षा बल की टीम कोतवाली गंगनहर पहुंची। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और अवैध खनन से भरी हुई गाड़ी छुड़ाकर ये माफिया ले गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीर भी दी गई है। शायद ये सबसे बड़ा मामला तो है कि वन अपराध जो है अधिकांश जो है रात को ही होते हैं। तो आज रात हम जो है देहरादून से रुड़की आए और वाहन वन अपराध से संबंधित वाहनों की जो है चेकिंग कर रहे थे। तो करीब 2 बजे के करीब हमें ये डंपर मिला। तो हमने इसके अभिलेख दस्तावेज चेक किए। चेक करने पे पाया कि कुछ दस्तावेज तो इसके सही थे, लेकिन जो वन विभाग की जो अभिवन शुल्क होती है, एक ट्रांजिट फीस की रसीद होती है, वो इन्होंने नहीं कटवाई। तो हमने कहा नहीं कटवाई तो वन अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमने इसको जो है लेके चलो रेंज ऑफिस, वहाँ जो भी आपका जुर्माना पड़ेगा वो जो है विधिक कार्रवाई से। तो ये थोड़ा सा आगे तक आया हमारे साथ। तब तक इनका कोई मालिक आया कार में लेकर स्विफ्ट डिजायर में, और उसने ट्रक के आगे गाड़ी लगा करके रोका और इधर हमसे रिकॉर्ड दो, उधर इसने इशारे से अपने ड्राइवर को चाबी लेकर भाग जाने को कह दिया। ऐसा तो पूरी तरह नहीं बता पाया, लेकिन संभावना ज़्यादा इसकी जो है मंडावर बैरियर की है, जो मंडावर और यूपी की बाउंड्री में है। तो अधिकांश वाहन जो है यूपी से जो आते हैं वो मंडावर होते हुए आते हैं। तो मंडावर का जो चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट का चेक पोस्ट,
इसकी संभावना ये है कि 99% संभावना इसकी वहाँ से आने की। तो क्या वहाँ के सीसीटीवी चेक किए जाएंगे कि गाड़ी वहाँ पर रुकी है, और रुकी है तो रवाना क्यों नहीं काटा गया है? अगर वहाँ पर सीसीटीवी हो तो किए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। साहिल, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा है तो इस तरह के मामले बहुत बार सामने आते रहते हैं, क्योंकि हरिद्वार जिले के अंदर जो खनन का काम है वो बड़ा स्तर पर चलता है। लेकिन जिस तरीके हाल फिलहाल की बात करें, जो आज का ताजा मामला है, सुरक्षा बल की जो टीम थी ये वन विभाग की, ये देहरादून से रुड़की में आई थी, जो पूरी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही थी। तो जिसमें इन्होंने एक गाड़ी को रोका, गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए जब उसको बोला गया तो जो चालक था उसके पास जो गाड़ी के कागज तो ठीक थे और जो खनिज भरा हुआ था उसका जो बिल भी था। लेकिन उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड में गाड़ी उप खनिज लेकर आती है तो एक रवाना करता है, जो कि वन विभाग काटता है। वन विभाग की जो बैरियर जो चौकी होती है वहां से वो रवाना कटवाने के बाद एंट्री करता है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन इस गाड़ी के पास वो रवाना नहीं था, जिसके लिए जो सुरक्षा बल की जो टीम थी उन्होंने इस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और रुड़की रेंज लेकर आ रहे थे, जिसको लेते आ रहे थे। तो लेकिन रामपुर के पास में जो खनन माफिया थे, जो जिसकी गाड़ी थी वो मालिक पहुंचा और गाड़ी जो है उनकी गाड़ी के आगे लगाकर गाड़ी को रुकवा लिया। जिसके बाद उन्होंने ड्राइवर को, जो चालक था, उसको गाड़ी की चाबी निकालकर भागने को कहा, जो लेकर चला गया। जिसके बाद पूरी टीम जो है रात के 2 बजे से सुबह तक उस गाड़ी की निगरानी करती रही। लेकिन सुबह जब 5 बजे का वाकया हुआ तो जो खनन माफिया था वो और भी अपने अन्य साथियों को लेकर के पहुंचा, जिसमें आरोप लगाया गया है रेंजर के द्वारा कि वो हथियारों से लैस वहां पर आए थे, जिनके हाथों में हथौड़ा भी देखा जा सकता है और अन्य भी हथियार उन्होंने बताए हैं। क्योंकि जो वीडियो उन्होंने हमें दी उसमें एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके हाथ में हथौड़ा है। लेकिन जिस तरीके से खनन माफिया के हौसले बुलंद है और जिस तरह से वन विभाग की टीम पर भी हमला कर देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो इससे पहले भी मामले हुए हैं, कभी एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ा देना या कभी पुलिस वाले पर चढ़ा देना, तो उससे साफ नजर आता है कि जो खनन माफिया है वो बड़े ही जो बेवजह होकर के, बिल्कुल निश्चित होकर के कानून का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से अवैध खनन ये हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए जो टीमें बनाई गई है, लेकिन उन टीमों पर भी अब हमले होने लगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो खनन माफिया है उनके हौसले बुलंद है। सुनील, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है और तमाम चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, तमाम साक्ष्य भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वन विभाग की टीम के पास मौजूद है, इसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर अब तक हो पाई है, या जो लोग ये जो गाड़ी है उसे छुड़ाकर लेकर गए उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक? सर, देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें तो जब से ये पूरा वाकया हुआ है तो सुबह जो है पूरी टीम पहुंची। जो सुरक्षा बल के रेंजर थे गणेश उनियाल, वो पहुंचे गंगनहर कोतवाली और उन्होंने तहरीर देकर, जो क्योंकि जो सुरक्षा बल की जो गाड़ी होती है उसके अंदर कैमरा लगा होता है और उस कैमरे की जो है वो 24 घंटे चलता रहता है उनका, तो उसकी जो वीडियो है वो उन्होंने हमें दी है। वो साक्ष्य भी उन्होंने पुलिस को भी शायद दिए हैं और पुलिस से उन्होंने जो है कार्रवाई की मांग की है कि जो गाड़ी मालिक है, गाड़ी और गाड़ी चालक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को सीज किया है, उनको जेल भेजा जाए। और जो वीडियो में और अन्य लोग दिख रहे हैं जो भी खनन माफिया है और अन्य और उनके साथी भी हैं, तो उनका कहना है कि उन पर भी वीडियो के आधार पर उनकी जांच करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वन अधिकारियों की टीम पर हमला कर अपनी गाड़ी ये माफिया छुड़ा कर ले गए। उधर हल्द्वानी में हैड़ा खान के लिए वैकल्पिक मार्ग की तलाश। सिमलिया मोटर मार्ग 2 सालों से भूस्खलन से प्रभावित जोन पर है। भूस्खलन से अक्सर रास्ता बंद रहता है। 200 गांव की लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। तो कुमाऊं कमिश्नर ने वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश यहां पर दे दिए। ये खबर आपको बता रहे हैं, भूस्खलन से अक्सर ये रास्ता बंद रहता है और इसी के चलते अब ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 200 गाँव की लाखों की आबादी इस रास्ते के बंद होने की वजह से प्रभावित होती है। तो कुमाऊं कमिश्नर ने वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश यहां पर दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। 600 यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने
कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त के आखिर तक तेज बारिश होने से पर्वतीय जिलों के संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की संभावना है। ऐसे में इन इलाकों में दिन और रात के समय सतर्कता के साथ रहने की हिदायत दी गई है। तो उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश का कहर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह बादल फटने से तबाही मची है, जिससे पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि कई घरों में मलबा घुस गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में त्राहिमाम, लहरों में फंसी कई जान। आफत आसमानी, देवभूमि पानी पानी। मॉनसूनी टॉर्चर, भारी बारिश से सैलाब भयंकर। कहीं फटा बादल, कहीं नदियों में उफान। इन दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे भी राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसमी हालात तो फिलहाल इसी तरफ इशारा करते हैं। देहरादून में तो सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाओं के चलने से मौसम ठंडा हो गया। वहीं राज्य के कई जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को यात्रा के दौरान सावधानी से चलने को कहा गया। कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार और उत्तरकाशी। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अधिकांश इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और हरिद्वार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। आईएमडी की ओर से भी उत्तराखंड में 26 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। घाटी पहाड़ मैदान, जल प्रलय ने मचाया कोहरा। टूटा पहाड़, 4 मजदूरों की गई जान। मलबे से 4 नेपाली नागरिकों के शव बरामद। उत्तराखंड में जगह जगह बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। इस बीच फाटा हेलीपैड के पास खाट गदेरा इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां मलबे में 4 लोग दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे 4 लोगों को मृत पाया। 4 मृतक नेपाली नागरिक हैं। चमोली और टिहरी जिले में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और कई जगह बादल फटने से तबाही मची है। चमोली जिले के थराली में पिंडर नदी के तेज बहाव में 200 साल पुराना शिव मंदिर भी बह गया। वहीं भारी बारिश के कारण देवाल में हरनी बोरागाड़ गदेरे पर बना स्टील गाजर पैदल मार्ग भी टूट गया। ज्योतिर्मठ में सन्निधार वार्ड में लोगों के घरों में नाले का पानी जा घुसा, जिसकी वजह से लोग रात भर सो नहीं पाए। इससे पहले भी यहाँ जगह जगह पैदल मार्ग धंसने लगे थे, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। भारी बारिश की वजह से पिंडर नदी और प्राणमाती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे रह रहे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। वहीं टिहरी में बादल फटने से बूढ़ा केदार क्षेत्र के गेंदवाली गांव में भूस्खलन से स्कूल भवन को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जान माल दोनों का नुकसान हो रहा है। चमोली जिले में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग कई जगह बंद हो गया। कंचनगंगा, गुलाबकोटी, पागल नाला और छिनका में हाईवे बंद हो चुका है। इन सभी जगहों पर चारधाम के यात्री फंसे हुए हैं। मार्ग को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं टिहरी में बारिश की वजह से
15 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 3 धारा के पास मलबा बोल्डर गिर गया। लगातार बारिश से हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हालत बदतर हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिलीप कुमार गढ़ हरिद्वार से। आप अभी देख रहे होंगे बरसात का समय है और यहाँ काफ़ी समय से जो सड़कें हमारी सारी टूटी हुई है। पानी का जो निकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी गांव के अंदर जगह जगह जल विद्युत जो डिपार्टमेंट है उन्होंने सड़कें फड़वाई थी पाइप लगाने के लिए, लेकिन वो भी काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, वो भर नहीं पा रहे हैं। आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें हैं। कई घटनाएं हुई है हमारे गांव के अंदर इस तरह की, जिसमें लोगों की जान भी गई है, हाथ पैर भी टूटे हैं। तो सरकार और ग्राम प्रधान और विधायक जो भी है उनको चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान रखें और जो समस्या है उनका निराकरण करना चाहिए। अगस्त की शुरुआत से ही प्रदेश के कुछ जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी बढ़ाए हुए है। आलम यह है कि गढ़वाल मंडल में तो चमोली और देहरादून जिले में अभी तक सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि कुमायूं मंडल के बागेश्वर में सामान्य से अधिक बारिश होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहां कितनी बारिश दर्ज? चमोली में 360.1 mm, बागेश्वर में 721.8 mm, देहरादून में 483 mm, पौड़ी में 189.6 mm, चंपावत में 184.8 मिलीमीटर बारिश। आंकड़ों पर नजर डालें तो चमोली जिले में 360.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 83% ज्यादा है। जबकि दूसरे नंबर पर देहरादून जिला है। यहाँ अगस्त के 22 दिनों में कुल 483 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 25% अधिक है। ऐसे में इंतजार है यहाँ लोगों को आसमानी आफत से मिलने वाली राहत का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। उधर जनपद उत्तरकाशी के रवाई घाटी पत्रकार संघ की पालिका सभा कक्ष पुरोला में एक बैठक हुई, जिसमें जनपद स्तरीय और विकासखंड स्तरीय पत्रकारों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें तहसील और ब्लॉक स्तरीय पत्रकारों को मान्यता देने पर मुख्यमंत्री धामी और सूचना महानिदेशक तिवारी का आभार जताया गया। साथ ही पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने और प्रतिष्ठित पत्रकारों की छवि को धूमिल करने की मंशा वाले कुछ लोगों को लेकर बैठक भी की गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी पुरोला देवानंद शर्मा के जरिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अवैध वसूली और पत्रकारिता की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि बैठक में माहौल खराब करने वाले फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई और डीएम और कप्तान के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तो अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर विकासखंड की टीम ने गांव पहुंचकर विकास कार्यों की जांच शुरू की। लक्सर के मुबारकपुर अलीपुर पंचायत के उप गांव जैनपुर के कई लोगों की तरफ से सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कर्मचारियों ने सड़कों, पशु की शेड और कई अन्य विकास कार्यों में जमकर धांधली की है। इस शिकायत की ग्राउंड पर जांच करने के लिए लक्सर के कार्यकारी विकासखंड अधिकारी शीशपाल राठौर जांच टीम के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। शिकायतकर्ता के साथ साथ कई ग्रामीणों ने भी प्रधान और ग्राम पंचायत कर्मचारियों पर कई आरोप लगाए। मुख्य शिकायतकर्ता जमाल अख्तर ने कहा कि सड़कों व नालियों के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो सरमौसम सड़क निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है, आपने भी उसमें देखा है, आपने वीडियोस भी बनाई हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा धांधली पाई गई है। जो धरातल पे आपने देखा है उसमें काम विकास कार्य कराए ही नहीं गए हैं और जो बाकी एस्टीमेट है, एस्टीमेट के आधार पे जो जांच करने के लिए वीडियो साहब आए थे उसके मैंने सरमौसम सड़क, पशु शेड उनके देखे हैं। अभी मैंने मतलब वहाँ क्या है, सर पे क्या नहीं है, ये सब चीज़ देखी है मैंने। मैं इसके बाद जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, पत्रावली मंगाऊंगा, उसके एमडी मंगाऊंगा, मेरे मंगाऊंगा, क्या क्या उसमें कमी है, क्या हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।